आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया 80 सेंटीमीटर लंबी रस्सी के एक सिरे को पर पत्थर के एक टुकड़े को बांधकर उसे क्षैतिज तल में एक समान गति से घुमाया जाता है। यदि वह 25 सेकंड में 14 चक्कर लगाता है तो उसके त्वरण के परिमाण एवं दिशा की गणना कीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया, हमारे पास 80 सेंटीमीटर एक लंबी रस्सी है जिसके एक सिरे पर पत्थर के एक टुकड़े को बांधकर उसे क्षैतिज तल में एक समान गति से घुमाया जाता है। तो हमारे पास जो रस्सी की लंबाई है कितनी है, 80 सेंटीमीटर, ठीक। और उसके एक किनारे पर जो रस्सी था उसके एक किनारे पर पत्थर को बांधकर क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसको क्षैतिज गति में वृत्ताकार गति करवाया जाता है क्षैतिज तल में। तो हमारे पास क्या था, ये पत्थर की लंबाई थी यल बराबर 80 सेंटीमीटर, ठीक। क्वेश्चन में हमें गिवन था इसके एक किनारे पर एक पत्थर को बांध दिया जाता है और एक किनारा हमारा उसको फिक्स कर दिया जाता है, ठीक। तो अगर इसको पत्थर को बांध कर आप घुमाएंगे तो हमारा पत्थर इस तरह से वृत्ताकार गति करता रहेगा, ठीक। और उस गति की त्रिज्या हमारी जो ये रस्सी है उसकी लंबाई के बराबर हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो रस्सी थी वो हमारा त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया है कि ये एक समान गति से घुमाया जाता है। एक समान गति मतलब कि जो इसका वेग है गति करने का वृत्ताकार पथ पर वो हमारा नियत है। एक समान गति मतलब कि इसका वेग अगर किसी भी क्षण बात करें तो उसका वेग हमेशा v ही रहने वाला है। अगर ये v है, अगर रस्सी हमारी एक बार यहाँ पहुँच जाएगी पत्थर सहित तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास इसका यहाँ पे वेग v रहेगा। एक बार हमारे पास रस्सी यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक, ये हमारा केंद्र बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वेग होगा वो भी हमारा वेग v ही रहने वाला है। तो किसी भी क्षण आप देखेंगे वेग नियत मतलब कि जब वृत्ताकार गति करेगा तो उसका जो वेग होगा वो हमेशा नियत रहेगा, वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ वेग की दिशा में परिवर्तन होगा। अब अगर एक समान गति होगा, चूंकि अगर कोई भी कण वृत्ताकार गति करता है तो उसके तरह उसके पास दो त्वरण होते हैं, एक हमारा स्पर्श रेखीय त्वरण होता है, एक हमारा अभिकेंद्र त्वरण होता है। अभिकेंद्र त्वरण तो हमेशा ही रहेगा क्योंकि अभिकेंद्र बल के बिना वृत्ताकार गति संभव ही नहीं है। अगर अभिकेंद्र बल केंद्र की तरफ लगेगा तो अभिकेंद्र त्वरण जिसको लिखते हैं AC वो हमेशा केंद्र की तरफ लग रहा होगा। और कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार गति करती है तो ये तो अभिकेंद्र त्वरण उसके पास होगा ही होगा। अगर एक समान गति है, चूंकि यहाँ से हमने देखा एक समान गति है तो यहाँ से देखेंगे जो पत्थर है उसका जो चाल है क्षैतिज वृत्ताकार गति में वो हमारा नियत है, तो स्पर्श रेखीय त्वरण हमारा हो जाएगा शून्य। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखीय जो वेग है वो हमारा नियत है, एक समान है मतलब कि ये नियत है। अगर वेग नियत हो गया तो स्पर्श रेखीय त्वरण हमारा शून्य हो गया। तो एक समान वेग में सिर्फ हमारे पास एक त्वरण होता है अगर वस्तु वृत्ताकार गति करती है और उसको कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण, और उसकी दिशा हमेशा केंद्र की तरफ होती है। तो क्वेश्चन में एक पार्ट का आंसर हमें बिना कुछ किए मिल गया। हमें क्या बताना था कि उसके त्वरण के परिमाण एवं दिशा की गणना कीजिए। तो दिशा हमने देख लिया, अगर एक समान वृत्ताकार गति होगी तो स्पर्श रेखीय त्वरण शून्य होगा, अभिकेंद्र त्वरण होगा और उसकी दिशा हमेशा केंद्र की तरफ होगी। तो दिशा तो हमने निकाल लिया, हमें क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। अभिकेंद्र त्वरण का जो परिमाण होता है उसकी वैल्यू होती है v²/r। r क्या होता है, त्रिज्या। इस केस में r की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास किसके बराबर, रस्सी की लंबाई के बराबर 80 सेंटीमीटर, ठीक। r हमें गिवन है। अब यहाँ से v का मान निकालना होगा। v का मान निकालने के लिए क्वेश्चन में हमें एक और चीज दी है कि ये 25 सेकंड में 14 चक्कर लगाता है। 14 चक्कर कितने सेकंड में लगाता है, अगर यहाँ से बात करें 14 चक्कर लगाता है ये हमारा 25 सेकंड में, ठीक, ये क्वेश्चन में दिया है। अच्छा, कोई भी वस्तु अगर मान लेते बिंदु A से चलना स्टार्ट करती, पूरा एक चक्कर लगाने के बाद बिंदु A पर पुनः आ जाती, तो पूरा एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं एक आवर्तकाल, ठीक। पूरा एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको कैपिटल T से दिखाते हैं और कहते हैं कि एक परिक्रमण कार्य करने में लगा टाइम हमारा परिक्रमण काल कहलाता है या फिर आवर्तकाल। तो अगर यहाँ से देखेंगे एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, अगर एक चक्कर की बात करें लगाने में हमारे पास लगेगा 25/14 सेकंड, ठीक। ये हमारा एक चक्कर लगने में लगा टाइम। अच्छा, एक चक्कर लगने में लगा टाइम कहलाता है हमारा परिक्रमण काल T। तो T बराबर हो जाएगा हमारे पास किसके, 25/14 सेकंड के। ये हमारा हमने क्या निकाल लिया, अभी अपने मोशन का गति का वृत्ताकार गति का आवर्तकाल निकाल लिया, ठीक। हमने क्या देखा कि आवर्तकाल क्या होता है या परिक्रमण काल, पूरा अगर कोई भी वस्तु वृत्ताकार गति करेगी तो मान लेते हैं बिंदु A से चलना स्टार्ट की, फिर से अगर बिंदु A पर एक चक्कर लगाने के बाद अगर बिंदु A पर पहुंच जाती है तो एक चक्कर लगने में टाइम कितना लगता है, T सेकंड, कैपिटल T सेकंड। तो हमने देखा कि एक चक्कर लगाने में हमारे पास क्वेश्चन में दिया 14 चक्कर लगाता है 25 सेकंड में, तो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, 25/14 सेकंड, और यही हमारा परिक्रमण काल या आवर्तकाल के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे जो आवर्तकाल होता है T बराबर क्या होता है हमारे पास 2π/ओमेगा। ओमेगा का मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ओमेगा बराबर हो जाएगा 2π/T। T का मान आप यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 25/14 का मान जो आ जाएगा
1.78 ये हमारा सेकंड लगेगा एक चक्कर लगाने में। तो टी का वैल्यू उठा के आप यहाँ से पुट कर दीजिए। ओमेगा बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 पाई डिवाइडेड बाई 1.78। ठीक, ये हमारा हो गया ओमेगा का मान। ठीक, अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं तो पाई का मान क्या होता है 3.14। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा, ओमेगा का मान हो जाएगा हमारे पास 3.52 रेडियन पर सेकेंड। इसको रेडियन RAD से लिख सकते हैं पर सेकेंड। ठीक, ये हमारा ओमेगा का मान आ गया। अगर हम ओमेगा निकाल देंगे तो हमारे पास जो अभिकेंद्र त्वरण होता है उसका मान हमने देखा v² r के बराबर होता है। तो कोई भी वस्तु अगर v, ये हमारा ओमेगा क्या होता है कोणीय वेग। तो अगर रैखिक वेग और कोणीय वेग में अगर संबंध देखेंगे तो v बराबर क्या होता है हमारे पास r इंटू ओमेगा। तो v बराबर हो जाएगा हमारे पास r इंटू ओमेगा। अब यहाँ से अभिकेंद्र त्वरण जो हो जाएगा AC बराबर होता है हमारे पास v²/r। तो यहाँ से देखेंगे AC। अब v की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं r ओमेगा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारे पास r। तो इस पूरे में हम यहाँ से क्या देख सकते हैं AC बराबर हो जाएगा r² ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। यहाँ से r² हो जाएगा। तो यहाँ से जो अभिकेंद्र त्वरण होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी r ओमेगा स्क्वायर। तो एक हमने फार्मूला यहाँ पे सिद्ध कर दिया। AC बराबर हमारे पास अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है r ओमेगा स्क्वायर। अगर वस्तु ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रही है तो r क्या होता है त्रिज्या, ओमेगा क्या होता है हमारे पास कोणीय वेग। तो यहाँ से हमें सब कुछ पता है, वैल्यू उठा के रख देंगे और अभिकेंद्र त्वरण निकाल लेंगे। AC बराबर r, क्वेश्चन में दिया हमारे पास 80 सेंटीमीटर, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.80 मीटर। ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल ली है 3.52 का होल स्क्वायर। ठीक, ओमेगा की वैल्यू हमने क्या निकाला है 3.52। तो इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 12.46 इंटू 0.80। तो यहाँ से हमारे पास जो अभिकेंद्र त्वरण आया है उसका मान आ गया है AC बराबर 9.96। चूँकि ये त्वरण इसका मात्रक क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसकी दिशा हमें बतानी थी, दिशा हमेशा क्या होगा केंद्र की तरफ। तो ये हमारा परिमाण आ गया और उसकी दिशा हो जाएगी केंद्र की तरफ। जो ये अभिकेंद्र त्वरण होगा हमेशा केंद्र की तरफ कार्य करेगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने आंसर अपना निकाल लिया। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।